आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। ज्ञान ध्यान। दिल्ली के एक घर में जब माँ बाप ने कोविड से दम तोड़ा तो उनका 14 साल का बेटा अकेला घंटों तक बदहवास वहीं बैठा रहा। ऐसे ही तेलंगाना के ग्रामीण इलाके में 8 महीने के बच्चे के सिर से कोरोना वायरस ने उसके माँ बाप का साया छीन लिया। ये तो कुछ एक मामले हैं, पर न जाने ऐसे कितने मामले देश में घटे होंगे महामारी के इस दरमियान, जब बच्चों ने आंखों के सामने अपने माँ बाप को इस दुनिया से अलविदा होते देखा। नमस्कार, ज्ञान ध्यान के इस अंक के साथ हाजिर हूँ मैं अमन गुप्ता, और आज के ज्ञान ध्यान में हम बात करेंगे कि जब कोरोना महामारी ने कई बच्चों को अनाथ कर दिया, तो ऐसे हालात में अगर आप अकेले हुए किसी बच्चे को गोद लेना चाहते हैं, इसके लिए आपको करना क्या होगा। तो आज हम सबसे पहले सरल भाषा में भारत की चाइल्ड एडॉप्शन प्रोसेस को समझेंगे और इसे लेकर भारत में क्या कानून है इस पर भी बात होगी। तो किसी ऑर्गेनाइजेशन से बच्चे को गोद लेने के लिए पेरेंट्स को कई तरह की प्रक्रियाओं से गुजरना होता है। केंद्र सरकार ने इसके लिए सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी गठित की है। ये संस्था चाइल्ड एंड वीमेन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के अंडर काम करती है। सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी को कारा के नाम से जाना जाता है। ये संस्था नोडल बॉडी की तरह काम करती है। कारा मुख्य रूप से अनाथ, छोड़ दिए गए और आत्मसमर्पण करने वाले बच्चों के एडॉप्शन के लिए काम करती है। बच्चा गोद लेने के लिए सबसे पहले आपको कारा पर रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। ये सबसे पहली प्रोसेस है। कारा में रजिस्ट्रेशन फीस के अलावा किसी भी तरह का पेमेंट नहीं करना होता है। बच्चे को गोद लेना एक लंबी कानूनी प्रक्रिया ज़रूर है, लेकिन इसमें कहीं भी पैसे के लेन देन का जिक्र नहीं है। यहाँ तक कि गोद लेने वाले माता पिता से भी ये नहीं कहा जा सकता कि वे बच्चे के नाम पर कोई बॉन्ड ले लें या इन्वेस्टमेंट कर दें। रजिस्ट्रेशन करने के बाद इच्छुक परिवार, दंपत्ति या किसी शख्स को कुछ डॉक्यूमेंट्स दिखाने पड़ते हैं, जैसे मौजूदा तस्वीर, पैन कार्ड, बर्थ सर्टिफिकेट या कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जिससे उस शख्स की बर्थ डेट कंफर्म हो, निवास प्रमाण पत्र, उस साल के इनकम टैक्स की सर्टिफाइड कॉपी, साथ ही किसी गवर्नमेंट मेडिकल ऑफिसर का साइन किया हुआ सर्टिफिकेट जिससे ये बात कंफर्म हो कि जो शख्स बच्चे को गोद लेने जा रहा है उसे किसी तरह की कोई गंभीर बीमारी नहीं है। गोद लेने के इच्छुक दंपत्ति को अपने अपने मेडिकल सर्टिफिकेट भी जमा कराने होते हैं। इसके साथ ही शख्स मैरिड है तो मैरिड सर्टिफिकेट, अगर शख्स तलाकशुदा है तो उसका भी सर्टिफिकेट दिखाना होता है। इसके साथ ही गोद लेने के पक्ष में इच्छुक व्यक्ति से जुड़े 2 लोगों के बयान भी दर्ज किए जाते हैं। अगर इच्छुक व्यक्ति का कोई पहले से बच्चा है और उसकी उम्र 5 साल से अधिक है तो उसका कंसेंट भी इसमें जुड़ जाता है। इन डॉक्यूमेंट्स के पूरे होने के बाद प्रोसेस आगे बढ़ता है। ये सारी योग्यताएं एक आम भारतीय नागरिक के लिए होती हैं, लेकिन गोद लेने की प्रक्रिया को कई श्रेणियों में बांटा गया है। मसलन एनआरआई, इंटरस्टेट, सौतेले माता पिता या फिर रिश्तेदारों द्वारा गोद लेने के लिए अलग अलग नियम हैं। तो जब डॉक्यूमेंट्स को अप्रूव कर लिया जाता है तब भावी शख्स या माँ बाप की कुछ योग्यताओं पर गौर किया जाता है, जैसे संभावित माँ बाप को शारीरिक रूप से या मेंटली रूप से या इमोशनली, और साथ ही साथ दंपत्ति को आर्थिक रूप से कोई समस्या तो नहीं है। और यहाँ सबसे अच्छी बात यह है कि कोई भी संभावित माता पिता जिनकी अपनी कोई जैविक संतान है या नहीं है, दोनों ही मामलों में वे बच्चे गोद ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर यह बात गौर करने वाली है कि संभावित माता पिता अगर 2 साल से ज़्यादा वक्त से शादीशुदा हैं तभी वो बच्चा गोद ले सकते हैं। वहीं एक सिंगल महिला किसी भी लिंग के बच्चे को गोद ले सकती है, यानी चाहे वो लड़का हो या लड़की, लेकिन एक सिंगल पुरुष सिर्फ लड़के को ही गोद ले सकता है। बच्चा गोद लेने के लिए माँ बाप की उम्र एक बेहद अहम पहलू है। संभावित माता पिता और गोद लिए जाने वाले बच्चे के बीच उम्र का फासला कम से कम 25 साल का होना चाहिए, लेकिन ये नियम उस समय लागू नहीं होता जब गोद लेने वाले संभावित माता पिता रिश्तेदार हों या फिर सौतेले हों। रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी होने और सभी ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद घर की स्टडी की जाती है, जिसे होम स्टडी कहते हैं, और इस दौरान स्पेशलाइज्ड एडॉप्शन एजेंसी यानी SAA घर की पूरी तरह से स्टडी करके एक केयरिंग रिपोर्ट जमा करती है। और फिर समय आता है बच्चे के सिलेक्शन का। भावी माँ बाप के भरे गए फॉर्म में उनकी प्रायोरिटी के आधार पर गोद लेने के लिए कानूनी रूप से बच्चे का प्रोफाइल दिखाया जाता है। बच्चों की प्रोफाइल देखने के 48 घंटे के अंदर एक बच्चे को आपको रिजर्व करना होगा। इसके बाद एडॉप्शन कमेटी चुने गए बच्चे का फोटो से मिलान करती है और गोद लेने के इच्छुक लोगों को जानकारी देती है। जब भावी माँ बाप बच्चे को गोद लेने के लिए हामी भर देते हैं तो स्पेशलाइज्ड एडॉप्शन एजेंसी कोर्ट में बच्चा गोद लेने से संबंधित एक याचिका डालती है। इसमें को पिटिशनर बच्चे को गोद लेने वाले व्यक्ति होते हैं।
पिटीशन पर सुनवाई होने के बाद बच्चा गोद लेने से संबंधित कोर्ट ऑर्डर जारी करता है। इसके 8 दिन के अंदर एजेंसी बर्थ सर्टिफिकेट और ऑर्डर की कॉपी अदालत से लेकर बच्चे के भावी माता पिता को सौंप देती है। यहाँ यह भी बताना जरूरी है कि भारत में चाइल्ड एडॉप्शन प्रोसेस के लिए 2 प्रमुख कानून हैं। पहला, हिंदू एडॉप्शन मेंटेनेंस 1956 एक्ट, जो केवल हिंदुओं से संबंधित है, जिसमें हिंदू माता पिता एक बच्चे को दूसरे हिंदू माता पिता को गोद दे सकते हैं। और दूसरा, जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015, जो एक सेकुलर यानी धर्मनिरपेक्ष एक्ट है, जिसमें दंपत्ति या कोई अकेला व्यक्ति बच्चे को गोद ले सकता है। दूसरे देशों के भारतीय बच्चों को गोद लेने की प्रक्रिया भी इस एक्ट के प्रावधानों और कारा के बनाए गए नियमों के तहत पूरी की जाती है। अब बात करते हैं उन मामलों की जब बच्चे को अडॉप्ट तो कर लिया जाता है, पर उसकी सही से देखभाल नहीं करने पर या ह्यूमन ट्रैफिकिंग, सेक्स ट्रैफिकिंग या हिंसा या शोषण करने पर दंपत्ति को किस आईपीसी के तहत सजा दी जाती है। ये जाना हमने राजस्थान उच्च न्यायालय के एडवोकेट कुणाल शर्मा से। जिन बच्चों को अडॉप्ट कर लिया और लोग बाग उनका मिसयूज करते हैं, तो उनके लिए 3 एक्ट है। एक तो प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012, इसमें अपन में 3-4 टाइप की पनिशमेंट है। गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला, मतलब बच्चों के साथ सेक्सुअल एक्टिविटी करोगे, या प्रवेशन लैंगिक हमला हो गया जिसमें 10 से 20 साल की पनिशमेंट है, मतलब इसमें डेथ तक की पनिशमेंट है, जिसको अपन पोस्को एक्ट कहते हैं। ऐसे ही अपन आते हैं तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग एक्ट आता है, जो अपना आईपीसी का सेक्शन 370 है। सेक्शन 370 में यदि बच्चों को किसी भी तरीके से, मतलब धमकी का प्रयोग करके, बल या किसी अन्य प्रकार के प्रपीड़न के प्रयोग के लिए, अपहरण करके या किसी भी तरीके से उत्प्रेरणा करके किसी भी बच्चे का किडनैपिंग आप करते हो और मतलब उसका ट्रैफिकिंग ऑफ ए पर्सन करते हो, तो इसमें बहुत लंबी पनिशमेंट है। आजीवन कारावास तक की है, 10 वर्ष तक की है, 7 से 10 साल की है। यदि आप लोक सेवक होते हुए ऐसा जानते हुए करते हो, पब्लिक सर्वेंट होते हुए, तो मतलब एलआई है और शेष प्राकृतिक जीवन है, जिसके लिए आपको पनिशमेंट होना पड़ेगा। मतलब शेष प्राकृतिक जीवन भी हो सकता है और एलआई भी हो सकती है आपको, ठीक है। एक ये पूरा प्रोसेस है। फिर इसके बाद में आता है अपना जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, जो अपना बना है। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में यदि बालकों को इस तरीके के आप प्रयोजन में काम में लेते हो, तो जुवेनाइल जस्टिस का जो इस आगे का पार्ट है वो तो जब बालक अपराध करता है उसके लिए है, लेकिन बालक के साथ अपराध होता है तो उसमें सेक्शन 74 से लेके सर अपना पूरा का पूरा यूं मान लीजिए कि 87 तक पूरा प्रोसेस आता है, ये पूरा 87 तक। तो मतलब कोई भी बालकों के साथ क्रूरता करता है तो 3 साल तक की या 1 लाख रुपए जुर्माना है, या ऐसा जानबूझ के दोबारा उसी रिपीटेड ऑफेंस करता है तो 3 से 10 साल तक की और 5 लाख रुपए जुर्माना है। भीख मांगने के लिए बालक का प्रयोजन, आपने अडॉप्ट तो कर लिया लेकिन बालक से भीख मंगवा रहे हो तो उसके लिए 5 साल है। बालक को मादक या मतलब एनडीपीएस टाइप के कोई भी लीकर वीकर आप दे रहे हो तो कठोर कारावास है, जिसमें 7 साल तक की सजाएं हैं। और मतलब यदि आपने कुछ किसी बच्चे को मतलब अडॉप्ट करना था और अडॉप्ट बिना दत्तक प्रोसेस के कर लिया तो 3 साल या 1 लाख रुपए तक की सजा है। ये थे राजस्थान हाई कोर्ट में एडवोकेट कुणाल शर्मा। आजकल ऐसा भी देखने में आ रहा है कि लोग एडॉप्शन के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स या अस्पताल या किसी एनजीओ की मदद लेने की कोशिश करते हैं। क्या यहाँ से भी बच्चों को सीधे गोद लिया जा सकता है? ये बता रहे हैं हमारे सहयोगी जमशेद कमर सिद्दीकी। हाँ, हाल फिलहाल में ये देखा गया है कि अगर किसी कपल को चाइल्ड अडॉप्ट करना हो तो वो सबसे पहले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की ओर भाग रहे हैं। इसके लिए इन जगहों पर बच्चों के अडॉप्शन के लिए हेल्पलाइन नंबर्स की भी भरमार है। कुछ लोग किसी अस्पताल, नर्सिंग होम या जान पहचान के लोगों से भी जानकारी जुटाते हैं, लेकिन यहाँ से आपको सिर्फ जानकारी ही मिल पाएगी, उसके आधार पर मिले बच्चे को आप गोद नहीं ले सकते। इसके लिए एक पूरी लीगल प्रोसेस है और उसी से होते हुए बच्चे को अडॉप्ट करना होता है। अगर एनजीओ की बात करें तो वो भी सिर्फ पीड़ित बच्चे और सरकार के बीच की कड़ी के तौर पर काम करते हैं। इनके पास बच्चे को अडॉप्ट करवाने की कानूनी जिम्मेदारी नहीं होती। इस बारे में महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने भी 4 मई 2021 को ट्वीट किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि किसी और के अनाथ बच्चों को गोद देना या लेना गैर कानूनी है। ऐसे बच्चों को बाल कल्याण समिति के पास ले जाना चाहिए, जो बच्चे की बेहतरी में ज़रूरी कार्रवाई करेगी। उन्होंने कहा था कि अगर आसपास कोई बच्चा कोविड की वजह से अनाथ हो गया हो और उसकी देखरेख करने के लिए कोई ना हो तो इसकी जानकारी
जानकारी या तो पुलिस को दी जाए या फिर ज़िले की चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को दी जाए या फिर 1098 नंबर पर कॉल किया जाए। तो आज के ज्ञान ध्यान की क्लास में आपने भारत की चाइल्ड एडॉप्शन प्रोसेस की ABCD को समझा। हमें उम्मीद है आपको यह ज्ञान ध्यान पसंद आया होगा, आपकी समझ में कुछ इजाफा हुआ होगा। कोई विषय आप चाहते हैं जिस पर हमें ज्ञान ध्यान करना चाहिए तो हमें ज़रूर लिखिए। हमारा पता है radio@aajtak.com। ज्ञान ध्यान के इस एपिसोड के लिए रिसर्च किया था हमारी साथी सौम्या श्री ने और वैशाली ब्राह्मी ने। मेरा नाम अमन गुप्ता है। इजाज़त चाहूँगा। नमस्कार। मेरे पास ना काम बहुत है और आंखें मेरी हमेशा ऑक्यूपाइड रहती हैं। ऑफिस में स्क्रीन देखो, ड्राइव करते हुए सड़क देखो, फिर घर आकर खाना बनाओ, पर कान मेरे फ्री रहते हैं। इन कान से भी मैं बहुत काम करती हूँ। मास्क टिकाती हूँ, चश्मा लगाती हूँ और सुनती हूँ आज तक रेडियो, क्योंकि पॉडकास्ट की बात ही अलग है। आप भी सुनकर देखो आज तक रेडियो, सुनता है सारा जहां।